शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस उत्तर बस्ती के इस विशेष सत्र में आप सभी वैद्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये खास सत्र हमने खासकर हमारे जो क्लिनिकल संभाषा के जो वैद्य वर्ग है इन्हीं के मांग से रखा है। वैसे तो उत्तर बस्ती के ऊपर काफी बार हमने चर्चा की है, फिर भी जैसे आज हमारे साथ उपस्थित है आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर रेणुका कुलकर्णी मैडम, पुणे महाराष्ट्र से, तो इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैम, आप पहले भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी है और आपके लेक्चर्स को काफी पसंद किया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज फिर से एक बार जो आपका एक स्पेशलिटी है उत्तर बस्ती को लेकर अपने बहुत सारा काम भी किया है, तो बस मुझे थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी मैडम का। मैडम वेल नोन पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ गायनोकोलॉजी। मैडम का एक्सपीरियंस काफी साल का है, काफी सालों से पुणे महाराष्ट्र में मैडम का प्रैक्टिस कर रही है। सो 30 इयर्स का मैडम का एक्सपीरियंस है। एक ग्लोबल लेवल पर भी उन्होंने काम किया है, अपना संस्था से वो जुड़ी है, काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस में भी उन्होंने अपना जो गेस्ट लेक्चर है उसको प्रेजेंट भी किया है। इसके साथ साथ मैडम इज अ सर्टिफाइड योगा टीचर। उत्तर बस्ती का इनका एक अलग टेक्निक है जो उन्होंने लगभग 60,000 पेशेंट के ऊपर इस उत्तर बस्ती का उपयोग कर कर अनेक सारे पीसीओडी इनफर्टिलिटी जैसे केसेस को उन्होंने ट्रीट किया है। उनका स्पेशलाइज एरिया उत्तर बस्ती ही है। इसी के साथ साथ योग निद्रा जो गर्भ संस्कार में उन्होंने अपनाई है या इसका एक विशेष अभ्यास कर उन्होंने उसका भी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस लिया है। इसी के साथ साथ जो एक वर्ल्ड फेमस इनफर्टिलिटी या आईवीएफ तज्ञ है डॉक्टर जय मेहता, उन्होंने भी मैडम का जो ये उत्तर बस्ती का टेक्निक है इसकी काफी सराहना की है। तो बिल्कुल आज के इस सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैडम ने काफी सारे इंटरनेशनल लेवल पर भी लेक्चर्स दिए हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ है, आयुष दर्पण फाउंडेशन है, अपना है, काफी सारे अबावीपी है। तो इस सारे प्लेटफॉर्म पर मैडम हमेशा से अपना ज्ञान या जो भी नॉलेज है शेयर करती रहती है। तो आज के इस सत्र में एक बार पुनः मैं मैडम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सारे वैद्यों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्र के बाद में हम आज उत्तर बस्ती से ही जुड़े जो क्वेश्चंस है निश्चित रूप से हम आपके जो भी सवाल है, जो भी सारे कुछ क्वेश्चंस है उसको क्लियर कर देंगे ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। और आयुर्वेद का ये जो वरदान है स्त्री रोगों के लिए, उत्तर बस्ती इज अ बून फॉर गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रेणुका कुलकर्णी मैडम। यस मैम, प्लीज। नमस्कार। Thank you, Vaidya Shilpa, Yerme madam. Thank you, Ayush Darpan team. Thank you, Dr. Arvind Pathak and Dr. Naveen Joshi for giving me this wonderful opportunity to speak on my experiences about the Uttar Basti. पहले तो हम एक कहानी सुनेंगे। तो एक 25 साल पहले मेरे क्लिनिक में एक लड़का और लड़की और उनके साथ एक 45 इयर्स की प्रौढ़ा उनके साथ थी। और वो जो बच्ची थी लगभग 18 to 20 इयर्स की थी और वो बहुत अच्छी तरह से चिट चैट करती थी, हैप्पी गो लकी दिखती थी और उसको कुछ पता भी नहीं था। शायद उसका जो हस्बैंड था वो लगभग 24 इयर्स का था, तो वो गंभीर सा बैठा था
और वो जो उनके साथ महिला थी वो रो रही थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या होता है। वध्यत्व के लिए जो लड़की आती है तो उसको कुछ फील होता है कि वो गिल्टी फील करती है, डिप्रेशन में होती है। तो ये अच्छा, वो उसमें कुछ दिखता ही नहीं था। तो उसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट से, आयुर्वेदिक नहीं एलोपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेने के बाद उसका सक्सेस हो गया, लेकिन वो एक्टोपिक हो गई। तो इमरजेंसी में ऑपरेशन करके वो ट्यूब निकालनी पड़ी। एक टाइप का, एक साइड की ट्यूब तो निकाली गई थी और दूसरी साइड की ट्यूब में ब्लॉक था और ब्लैटेंड ओवम था। तो उस गायनेकोलॉजिस्ट ने बता दिया कि आपको सिर्फ आईवीएफ का ही फायदा होगा, दूसरा कुछ आपके पास पर्याय नहीं है। बराबर है, ट्यूब ब्लॉक है तो दूसरा कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला मेरा बच्चा जो है, लड़का ये जो साथ में आया है वो साखर कारखाने में कामगार है। तो ये हमारी इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं है कि हम ये इतना खर्चा कर सकेंगे। तो उसने बोला कि, और वो रोने लगी। मैं भी सोच में पड़ने लगी क्योंकि मैंने अभी तक तो उत्तर बस्ती का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन मैं ताराचंद में हाउस पोस्ट किया है। तो 4000 से भी ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सीजर्स हो गए 2500 के ज्यादा से, और बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह। तो मेरा टेक्निकल हैंड बहुत अच्छी तरह से तैयार था। तो मैंने सोचा कि हम उसका उत्तर बस्ती करके उसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को साथ लेके हम सर्जिकल के स्टोर में गए और वो सब इंस्ट्रूमेंट्स खरीदी करके उसको बोला मुझे मालूम नहीं है मैं अच्छी तरह से काम करूंगी या नहीं, तो सिर्फ मेडिसिन की दवा दे दो, हम ये प्रयोग करेंगे। तो 1 महीने के बाद ही वो कंसीव हो गई। तो ट्यूबल ब्लॉकेज पूरा निकल गया। कंसेप्शन के बाद मासानुमासी की ट्रीटमेंट चालू की गर्भ संस्कार के लिए। और उसके बाद वो मासानुमासी की ट्रीटमेंट चालू रही। तो 7th मंथ में उसने बोला, मैंने उसको बोला कि आपका जो कुछ नजदीकी का गायनेकोलॉजिस्ट है उसके पास जाओ और अपना नाम वहां पे रजिस्टर कर दो। तो मैं कुछ रेफर नहीं करती, तो वो अगेन उस आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास ही गई नाम डालने के लिए। तो वो बहुत क्राउडेड थी, ओपीडी क्राउडेड थी, वो रोरिंग प्रैक्टिशनर थी। तो वो जाते जाते फिर से पीछे आ गई और उसने पूछा कि तुमने कहाँ से आईवीएफ कर दिया, तो कैसे कंसीव हो गई? तो उसने बोला नहीं नहीं मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली है मैडम, तो उससे कंसीव हो गई है। तो वो अंदर उसको पहले ही अंदर लेके गई, उसको सब अच्छी तरह से वो उसने एग्जामिनेशन किया, अच्छा है सब, जाओ घर पे, ऐसा बोल दिया। तो पेशेंट ने मुझे घर क्लिनिक में आके बता दिया ये ऐसा ऐसा हो गया है। तो हमने बोला ठीक है, अच्छी है। तो एक इंजेक्शन दिया टीटी का और भेज दिया घर पे। तो उसके बाद उसका जरूरी नहीं था क्योंकि वो 20-21 ईयर्स की थी, तो उसका सीजर कर दिया। सीजर के बाद रिट्रैक्टर उसके हेड के इंजरी की, बेबी के हेड को। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद 3rd डे के उसको नियोनेटल जॉन्डिस हो गया बेबी को। तो जो पीडियाट्रिक वहां पे आते थे डॉक्टर, तो उन्होंने बचाया उसका सब ब्लड हमें बदलना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्यों? तो मुझे इंटरवेंशन, वो सब भागते भागते मेरे पास आ गए। तो मैंने बोला सिर्फ प्रवाल भस्म की छोटी छोटी पुड़िया थी और मातृस्तन्य में 3 दिन उसको दे दी, तो कोई ब्लड चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद के इतने अच्छे रिजल्ट मिलने के बाद वो दूसरा कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेते थे। और ये भी है कि आयुर्वेद के साथ जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वंस फॉर ऑल एवर सॉल्व होता है। उसके बाद उसको 3 बच्चियां हुई और 1 लड़का हुआ और वो फैमिली कंप्लीट है। तो ये सब ट्यूबल उत्तर बस्ती के कारण हुआ। और उसके बाद मेरा उत्तर बस्ती का खुद का जर्नी चालू हो गया। तो अभी वो बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स भी मैंने मिलाए। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के। उत्तर बस्ती का जो व्याख्या है, डेफिनेशन है, उसमें क्या बताया है कि उत्तर मार्ग से, तो एंटीरियर जो मार्ग है वहां से जो दी जाती है उसको उत्तर बस्ती करते हैं। तो उत्तर मार्ग पुरुषों में तो एक ही होता है, मूत्रवाह और शुक्रवाह। लेकिन पुरुष, मेरा क्लिनिक तो सिर्फ गायनेक का है, वुमन हेल्थ का है, तो मैं पुरुषों की उत्तर बस्ती इतनी ज्यादा नहीं करती। तो स्त्रियों में 2 मार्ग है, एक यूरेथ्रल है और एक वजाइनल है। तो यूरेथ्रल में भी कभी कभार यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन रिटेंशन है,
तो वहीं पे occasionally 1 or 2 times I have done उत्तर बस्ती urethral, but vaginal उत्तर बस्ती more than 60,000 times. अब ये उत्तर मार्ग में ये उत्तर है तो उत्तम है, इसलिए उसको उत्तर बताया गया है। ये 12 प्रकार के रोगों में उपयोगी है, ऐसा ग्रंथकर्ताओं ने बताया है। तो उसके डिटेल में, ग्रंथों के डिटेल में जानने से पहले हम क्लिनिकल में ज्यादा जाएंगे, क्योंकि आप सभी प्रैक्टिशनर्स हैं, तो आप सभी के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एसओपी क्या है उसका? तो पहले तो प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट है। पेशेंट को घर पे शेविंग करने के लिए बोलो, नहीं तो आपके यहाँ पे परिचारिका होगी, उसको उसके तो स्थानिक स्वच्छता होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको क्या प्रोसीजर करना है वो कॉन्फिडेंस में लेके उसको बताना है, नहीं तो वो डर जाती है, क्योंकि एचएसजी करके ही वो आती है। एचएसजी की ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है, तो उसके बाद उसको डर लगता है, उसके मन में बहुत डर लग रहता है कि क्या है मेरे कितना मुझे मैं रात भर सो नहीं पाई क्योंकि कल तो उत्तर बस्ती है। ऐसा नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है। आश्वासन चिकित्सा आपको देनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल लीगल तो है, तो कंसेंट लेनी है। प्राइवेट पार्ट्स आप हैंडलिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपकी कंसेंट अच्छी लेनी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो लिथोटॉमी पोजीशन देनी है। लिथोटॉमी पोजीशन में क्या करते हैं, वो पाव ऊपर रखते हैं, टाई कर देते हैं, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो पाव लिथोटॉमी पोजीशन में रख दो, ऊपर रख दो, और वजाइनल एरिया अच्छी तरह से व्यू कर दो। तो उसके बाद स्टरलाइजेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि ये इंट्रायूट्राइन यू आर डूइंग, सो स्टरलाइजेशन शुड बी देयर। मे बी यू आर नॉट हैविंग ऑल ओटी सेटअप, but you should have your autoclave machine, autoclave drum. Then you about the tray, what you have to do, perform the tray, prepare the tray before the operation. So same, it is an operative procedure, so you have to prepare the tray. So I prefer to use the Cusco speculum, because for the first time I was doing, before I was doing in Pandharpur, so there was no assistant to me, and it is man मराठी मध्ये म्हणतात गरज ही शोधाची जननी आहे. In English we can say it as need is a mother of invention. So it was invented, and with one person only we can perform it. So after keeping the patient in lithotomy position, I don't prefer to do painting with the help of betadine. If you want to do painting, you can do with the help of Savillon. अच्छी तरह से आर्टरी फोर्सेप में कॉटन लेके सेवलॉन से तो डीप करके वो अच्छी तरह से एरिया साफ कर दो। तो कस्को स्पेक्यूलम पहले तो आपको पीवी करनी आनी ही चाहिए। पीवी करनी आती नहीं है तो उत्तर बस्ती आप नहीं कर सकते, ये वजाइना में ही करनी है, लेकिन उत्तर बस्ती के लिए आपको पीवी अच्छी तरह से आनी चाहिए। आप एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स है, आपका थोड़ा बहुत गैनेक में काम हो गया है और आपको पीवी करनी आती है तो ही उत्तर बस्ती करना सीखो, नहीं तो नहीं करो। ये स्टरलाइज होना चाहिए। जो ऑयल और घृत आप इस्तेमाल करने हैं वो भी स्टराइल होने चाहिए। मैं तो वो एक अपने जो ड्रेपिंग के लिए जो ग्रीन कलर के आते हैं ना, वो टॉवेल्स, उसमें रैप करके वो बॉटल में रख देती हूँ ऑटोक्लेव मशीन में, तो वो ऑटोक्लेव हो जाता है। उसके पहले आपको पेशेंट को बाथरूम को जाने के लिए बोलना है। जैसे ही आप पीवी करते हैं तो ब्लैडर एम्प्टी होना ही चाहिए। आपको पोजीशन मालूम है, गर्भाशय बीच में है, आगे तो ब्लैडर है और पीछे रेक्टम है, तो रेक्टम भी साफ होना चाहिए और आगे का ब्लैडर भी एम्प्टी होना चाहिए, तो हम गर्भाशय अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हेड का टॉर्च है या ऑपरेशन का लाइट है तो अच्छी बात है, लेकिन ये विजुअलाइज अच्छी तरह से होना चाहिए। तो कस्को स्पेक्यूलम डाल के पहले तो पीवी करना है। एक्यूटली एंटीवर्टेड है क्या, एक्यूटली रिट्रोवर्टेड है या डाइवर्टेड है, आपको वो ठीक करना है, सेंटर में लाना है, और उसके बाद वो कस्कोस डाल के सर्विक्स अच्छी तरह से विजुअलाइज करना है। सर्विक्स विजुअलाइज करके उसके बाद कभी कभार ऐसे ही भी मैंने मेथड देखे हैं कि यूट्राइन साउंड डाल के वो देखते हैं कहाँ पे है, कितना अंदर जाना है। तो ये जरूरी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस आपको बता देता है। तो आईयूआई कैन्युला और सिरिंज, ये सिरिंज में वो घृत है या तेल है वो भर के आप वो
डायरेक्टली अंदर डाल के धीरे 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 वो ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है और ज्यादा पोषण भी नहीं करना है जो ऑयल या घृत है वो, और धीरे 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 वो अंदर छोड़ देना है। वहां पे मैं वल्सेलम नहीं लगाती। वल्सेलम की वजह से क्या होता है, वहां पे ट्रॉमा भी होता है और कभी कभार पेशेंट शॉक में भी जाती है, तो वल्सेलम नहीं लगाना है। कई वैद्यों की परंपरा में क्या करते हैं, मैं क्लिनिक में 5वें दिन से 9वें दिन तक करती हूँ। क्या होता है, 5वें दिन तक ब्लीडिंग पूरा स्टॉप हो जाता है, अंदर से बाहर कोई कोई बात आ रही है, स्त्राव हो रहे हैं, तो अपान की गति प्रवृत्त है, तो वहां पे अंदर नहीं डालना है। स्टॉप हो गया तो उसके बाद ही हमें वो ऑयल अंदर पुश करना है। और ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि गर्भाशय का मुख उस टाइम विवृत होता है, और वो क्लिनिक में भी दिखाई देता है कि उस टाइम जब हम उत्तरबस्ती करते हैं तो अच्छी तरह से हम पुश कर सकते हैं, और वो धीरे धीरे पुश करना है। कोई हैजार्डस और कोई भी ज्यादा हैंडलिंग नहीं करना है, तो अच्छी तरह से वो हो सकता है। 5वें दिन से 9वें दिन तक, तो ये 5 दिन हो जाते हैं। वहां पे कई वैद्य परंपरा में पीचू रखते हैं, लेकिन मैं पीचू नहीं रखती। पेशेंट को सैनिटरी पैड लेने के लिए भी नहीं कहती, और उत्तरबस्ती बाहर भी नहीं आता। क्या है, पीचू रख दिया तो वो वहां का अंदर का जो तेल है या घृत है, तो पेशेंट जब ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे आ जाता है, जो काम करना चाहिए वो वहां पे नहीं करता, इसलिए मैं पीचू नहीं रखती। तो और सैनिटरी पैड से भी क्या होता है, वो सिक्रेट होके वो वहां पे पैड पे आ जाता है, तो वो भी नहीं रखना है। पेशेंट को वहां पे ही क्लिनिक में 15 से 20 मिनट पर लेटने के लिए बोलती हूँ, और उसके बाद उसको घर जाके आधा घंटा लेटने के लिए बोलती हूँ। अभी तक एक भी उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, पेट में दर्द हुआ और कुछ शॉक में गई, ऐसा 60,000 से भी ज्यादा उत्तरबस्ती हो गए हैं, लेकिन किसी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो गया है। तो यहाँ से ऐसे भी दिखाई दिया है कि एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी जो है तो उसके बाद बढ़ जाती है। और इसका मात्रा क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 ml तक, तो उसका जो 1/2 to 1 ml तो कैथेटर में ही रह जाता है, सिरिंज और कैथेटर में रह जाता है, तो अंदर जो जाता है तो वो 2 ml, ज्यादा से ज्यादा 2 ml, उसके बाद में वो नहीं जाता। तो उसको बाद पश्चात में मैंने बोल दिया पेशेंट को, पहले तो मैं हेडलो पोजीशन में लिटा देती थी, अब तो हेडलो भी नहीं देती, सिर्फ फ्लैट सोने के लिए बोल देती हूँ। और उसके बाद किसी को शायद यूरिन और स्टूल पास करना है तो बोल देती हूँ नहीं करना है अभी, तो घर जाकर आधा घंटा लेटने के लिए बोल देती हूँ। और खाली पेट पे नहीं करती, कुछ तो खा के या दूध पी के आपको क्लिनिक में आना है, ऐसा उनको बोल देती हूँ। ये सब ऐसा प्रतीत होता है कि ऋतु क्षेत्र अंबुबीज ज्यादा तो काम वंध्यत्व में ही है, तो वंध्यत्व में क्षेत्र की जो विकृति है उसमें ही ये ज्यादा काम आता है और अच्छी तरह से काम करता है। सार्वजनिक चिकित्सा भी उसके साथ साथ जरूरी है, पंचकर्म चिकित्सा है, पेट में मेडिसिन है, आपका निदान आयुर्वेदिक है और अलग होता है, और उनका निदान डिफरेंट होता है। लेकिन आप आयुर्वेदिक तरह से केस टेकिंग करो, आयुर्वेदिक निदान करो, और उसके बाद कुछ उत्तरबस्ती वगैरह प्लान करो अलॉन्ग विथ अदर पंचकर्म। अब पिन पॉइंट ऑस की पेशेंट आ गई थी क्लिनिक में, अभी तो पिछले वीक में ही वो एक नागपुर से पेशेंट आई थी, उसके बहुत सारे IUI और IVF फेलियर हो गए थे। उसका रीजन उन्होंने बताया ये फेल होने का, शायद तुम्हारा कैनल स्टेनोसिस है। तो मेरे स्टूडेंट भी अचरज में थी, पेशेंट भी अचरज में थी कि आपको पेन नहीं हुआ, हर बार मुझे पेन होता है मैडम, आपने किया तो मुझे पेन नहीं हुआ, ये मेरा कुछ ज्यादा नहीं है। अब कोई चीज आपको विवृत करनी है, डायलेट करनी है, तो तेल डाल के उसको धीरे धीरे डायलेट किया तो वो अच्छी तरह से डायलेट होता है। फिजिक्स है, कोई कड़ी आपकी बचती है, वहां पे आपने ऑयल डाल दिया तो वो अच्छी तरह से स्मूथली वो रन होती है। दार जो बचता है तो वहां पे हमने ऑयल डाल दिया तो वो अच्छी तरह से मूवमेंट होने लगती है। सिमिलरली ये स्टेनोसिस है, तो मैं क्या करती थी, हर रोज थोड़ा थोड़ा वो नीचे अंदर डालती थी, तो उससे वो स्टेनोसिस तो गया है। अभी देखेंगे क्या रिजल्ट आते हैं। अब एक पेशेंट आई थी पिन पॉइंट ऑस की, तो उसको हम कह सकते हैं सूचीमुखी योनियापन। सूचीमुखी तो क्षेत्र की विकृति है, तो उसका क्या हो गया था,
उसका हस्बैंड इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था, पुणे में काम कर रहा था। शादी के बाद जब जब उनका इंटरकोर्स होता था तो उसको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती थी। As a result, she was in deep depression, and they again came back to their village and came to our clinic. So उसके सब ट्रीटमेंट देखने के बाद और उसका पीवी करने के बाद, पीवी करते हैं तो उसका बाह्य परीक्षण, बाह्य योनि से पहले परीक्षण करना है। वहां पे कोई सौरंभ है, लेबिया मेजोरा तक शोथ है, कोई वाइट डिस्चार्ज है, कोई लाली है, स्वेलिंग है, तो अंदर हाथ नहीं डालना है। तो पीवी करनी आनी ही चाहिए। उसके बाद आप स्टेराइल ग्लोव्स के साथ वो पीवी कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने देखा तो वहां पिन पॉइंट ऑस था। तो पहले तो हमने ट्रीटमेंट प्लान करते हुए, उसके साथ साथ उसको अर्श आत्मान की तकलीफ थी, हार्ट स्टूल्स थे। तो पहले तो मैंने दोनों का काउंसलिंग किया क्योंकि ही वॉज इन डिप्रेशन। सो दोनों का काउंसलिंग किया। तो उसके बाद उसको ही धात्वग्नि मांद्य के लिए ट्रीटमेंट चालू की, बस्ती, उत्तर बस्ती और शिरोधारा चालू किए। हार्मोनल इम्बैलेंसेस वो एसोसिएटेड विद पीसीओडी। ऐसा तो क्लासिकल बुक कोई पेशेंट आती नहीं है, ये सूचीमुखी है तो सिर्फ सूचीमुखी ही है, उसके साथ साथ उसको पीसीओडी भी था। ये सब ध्यान में रख के उसके पेट में अंदर अब हमने ट्रीटमेंट दी और ऊपर से भी उत्तर बस्ती कर दी, शिरोधारा कर दी। वो 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो गई और उसको थायराइड गॉइटर था, एसोसिएटेड थायराइड गॉइटर था, लेकिन थायराइड लेवल्स लिमिट में थी, तो थायराइड की कोई दवा नहीं दी। थायराइड गॉइटर 7th मंथ में बढ़ गया, तो मैंने रेफर टू सर्जन, but he advised neomercazole, so we decided not to give because it was not safe to give neomercazole in pregnancy. तो डिलीवरी के बाद वो थायराइड गॉइटर अपने आप कम हो गया। मैंने बोला when we solve the problem with the help of Ayurveda, once it is solved for ever. So उसके बाद एक वर्ष में ही उसको दूसरी बार प्रेगनेंसी हो गई और वो एक नॉर्मल वो भी सीजर हो गई, लेकिन उसका बच्चा हो गया और वो नाउ द फैमिली इज कंप्लीट। सो उसके बाद एक पेशेंट तो क्लिनिक में आ गई थी और उसको सजेस्टिव ऑफ डोनर कर दिया था। उसके पहले तो 34 इयर्स की थी वो और उसका लेट मैरिज हो गया था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ज्यादा वक्त नहीं बिताते हैं, हम IVF का टेक्निक ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वो क्लिनिक में आई और ये बोली कि लास्ट होप करके मैं क्लिनिक में आई हूँ, क्योंकि मेरे 2 बार IVF हो गए हैं। तीसरी बार उन्होंने ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन भी कर दिया और अब बोलते हैं डोनर एग का इस्तेमाल कर दो। तो डोनर एग लेने से पहले मैं एडॉप्शन का ही सोच रही हूँ, ऐसा बोल के वो रोने लगी। मैंने बोला ठीक है। उसका आयुर्वेदिक केस टेकिंग किया, वो सीवियर अम्लपित्त की तकरार थी और उसके साथ साथ उसका एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी भी बहुत कम हो गई थी। एलोपैथिक निदान से एंडोमेट्रियम होना चाहिए 8 to 10 mm तक और बीज का साइज होना चाहिए 18 to 22 mm तक, लेकिन इसका 5.8 mm का एंडोमेट्रियम था, बहुत स्कैंटी मेंसेस थे उसके, और उसके बाद 13 mm का ही ओव्यूलेशन का साइज था ओवेरियन फॉलिकल का, उस पर ही वो कंसीव हो गई और उसको एक लड़का है। अब सेकंड टाइम के लिए वो चांस लेने वाली है। उसके बाद जो दिखाई देते हैं उत्तर बस्ती के ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट, तो वो होते हैं हैबिचुअल एबॉर्शंस में। हैबिचुअल एबॉर्शंस बहुत सारे रीजंस के साथ होता है। एक पेशेंट थी, उसका 8 बार एबॉर्शन हो गया था और वो एक फार्मासिस्ट थी, बट वो उसका निगेटिव ब्लड ग्रुप था और हस्बैंड पॉजिटिव था ब्लड ग्रुप। तो एवरी बार उसने एंटीडी का इंजेक्शन तो लिया था, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता था। तो उसको सिर्फ फलग्रुत के उत्तर बस्ती, लेकिन पहला उत्तर बस्ती उसका गर्भाशय लेखन के लिए दिया, क्योंकि इतने सारे उसके एबॉर्शंस होने के बाद उसका टॉर्च स्ट्रांगली पॉजिटिव आता था। तो टॉर्च पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम गर्भाशय शोधन के लिए चिकित्सा